हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी बन चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिए। दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो पार्ट 1 में हमने बात की हैबिटेट की, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट की, टाइप्स ऑफ हैबिटेट की और देखा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में किस किस तरह की एडेप्टेशंस प्रेजेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स में ताकि वो उन हैबिटेट्स में सरवाइव कर सके। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स की और बात करेंगे कि एक्वेटिक हैबिटेट्स में प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह के स्पेशल फीचर्स हैं, क्या एडेप्टेशंस है जिसकी वजह से वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में सरवाइव कर पाते हैं। ओके तो हम बात करेंगे ओशियंस की एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स की। अब आपको पता है एक्वेटिक हैबिटेट्स में कुछ कॉमन एनिमल्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो है फिशेस, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, क्रैब्स, फ्रॉग्स, राइट। तो बात करते हैं इन एनिमल्स की एडेप्टेशंस की। सबसे पहले बात करेंगे ओशियंस में पाए जाने वाले एनिमल्स की एडेप्टेशंस की। ओके तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिशेस के बारे में पढ़ना और जानते हैं कि फिशेस में क्या स्पेशल फीचर है कि वो वाटर के अंदर सरवाइव कर पाती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर फिशेस की स्ट्रीमलाइन शेप होती है जो हेल्प करती है उसको वाटर के इनसाइड मूव करने में। स्ट्रीमलाइन शेप यानी कि इस तरह की शेप, फिशेस की ऐसी शेप होती है, राइट। दोनों एंड से जो होती है वो पतली होती है और बीच से थिक होती है। इस तरह की शेप जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। इस शेप की वजह से फिशेस जो है वो पानी के अंदर आसानी से मूव कर सकती हैं, आसानी से स्विम कर सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, fishes have slippery scales on their bodies which protects the fish and also helps in easy movement through the water। अब जब भी आपने फिशेस देखी होंगी तो उसके ऊपर बॉडी पे इस तरह के जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ जो प्रेजेंट है ये काफी स्लिपरी होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं। तो इससे फिशेस की प्रोटेक्शन भी होती है और उन्हें मदद मिलती है वाटर में इजीली मूव करने में। ऑलराइट। थर्ड इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर, फिशेस हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स। देखिए इन्हें फिन्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे फिन्स हैं। तो फिशेस के फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स होते हैं। इसकी वजह से इसे हेल्प मिलती है टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। डायरेक्शन बदलने के लिए और अपनी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उनके फ्लैट फिन्स और टेल्स उन्हें हेल्प करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water so that they can breathe inside water। अब देखिए हम लोग लैंड पे रहते हैं, हमें पता है कि हमारी एयर में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। लेकिन फिशेस तो पानी के अंदर रहती हैं। आपने सोचा कि फिशेस को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फिशेस जो हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ जैसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी मदद से पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो उनको कंज्यूम करती है, उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेती है और उस वजह से वो पानी के अंदर भी ब्रीथ कर पाती है और सरवाइव कर पाती है। ओके तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो फिशेस को हेल्प करते हैं पानी के अंदर सरवाइव करने में। हमने क्या पढ़ा? स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, फ्लैट फिन्स एंड टेल्स होती हैं और गिल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व है उसको यूटिलाइज कर सके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी एनिमल्स की बात करते हैं। नाउ देयर आर सम सी एनिमल्स जैसे कि स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस which do not have this streamlined shape। अब देखिए ऑक्टोपस की शेप ऐसी होती है, राइट। ऑक्टोपस की शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होती, यानी कि वो आसानी से पानी में मूव नहीं कर पाता होगा। तो देखते हैं वो कैसे अडेप्ट करता है पानी में। They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves toward them। ऑक्टोपस क्या करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे सी बेड के पास ही रहते हैं, ज्यादा स्विम नहीं करते
और वहां पर जो उनको प्रे मिलता है, खाने के लिए जो भी मिलता है उसे खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्हें मूव करना होता है तो वो अपनी बॉडी शेप को चेंज कर लेते हैं, वो अपनी बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं जैसी फिशेस की होती हैं, और फिर वो आसानी से स्विम कर सकते हैं। ओके, अब इनमें भी गिल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनको टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑलराइट, तो ये था ऑक्टोपस के बारे में, ऑक्टोपस कैसे सरवाइव करता है वाटर में। अब बात करते हैं डॉल्फिन्स एंड वेल्स की। अब देखिए, जो डॉल्फिन्स और वेल्स है उनके पास गिल्स नहीं होते, ठीक है। हमने कहा था गिल्स से क्या होता है, गिल्स से वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, फिशेज और ऑक्टोपस उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उस ऑक्सीजन को ले सकते हैं, उसकी वजह से वो ब्रीथ कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि डॉल्फिन्स और वेल्स में तो गिल्स होते ही नहीं, तो फिर डॉल्फिन और वेल्स जो हैं वो पानी में कैसे सरवाइव करती हैं, उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिलती है। अब देखिए, वो लोग ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स की मदद से जो प्रेजेंट होते हैं उनके हेड पे। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये एक वेल है, उसके हेड पे यहाँ एक ब्लो होल प्रेजेंट है। ऐसे ही डॉल्फिन्स में भी उसके हेड पे यहाँ एक ब्लो होल प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बार बार जो डॉल्फिन है वो ऊपर आती है, पानी के ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ओके, वो पानी के ऊपर आएंगी और जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है उसको यूज करती है। जैसे हम ऑक्सीजन अपने नोज से लेते हैं, राइट, हम एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी मदद से ब्रीथ करते हैं। उसी तरह से डॉल्फिन और वेल्स भी ऐसा ही करती हैं, उनके हेड पर इस तरह का ब्लो होल या फिर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर। They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. अब वो पानी में काफी देर तक बिना ब्रीदिंग के भी रह सकती हैं और बार बार जब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो सरफेस पे आती हैं, वाटर के सरफेस पे आती हैं, फिर से ऑक्सीजन लेती हैं, ब्रीथ करती हैं और वापस अंदर चली जाती हैं पानी में। ओके, तो इस तरह से डॉल्फिन और वेल्स जो हैं वो सरवाइव करती हैं वाटर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स की। अब पॉन्ड्स और लेक्स में एक इंपॉर्टेंट एनिमल जो आपको देखने को मिलेगा वो है फ्रॉग। देखते हैं फ्रॉग के क्या स्पेशल फीचर्स है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। ये तो हमें पता ही है, फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। They have strong back legs that helps them in leaping and catching their prey. Sorry. अब उनकी जो बैक लेग्स होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी वजह से वो आसानी से जंप कर पाते हैं और अपने प्रे को आसानी से कैच कर पाते हैं। आपने देखा होगा फ्रॉग्स बहुत ही एफिशिएंटली जंप करते हैं, राइट। इसके अलावा उनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट ऐसे देखिए, ये जो इस तरह के फीट जो है ये है वेब्ड फीट। इन फीट की वजह से उन्हें हेल्प मिलती है कि वो जब पानी में रहते हैं तो आसानी से स्विम कर पाते हैं। ओके, तो ये हैं फ्रॉग के कुछ स्पेशल फीचर्स, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, वेब्ड फीट, जो उसे हेल्प करते हैं पानी में सरवाइव करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट्स की। देखते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या स्पेशल एडेप्टेशंस है। अब एक्वेटिक प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, जैसे ये फ्लोट कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली पानी में सबमर्ज्ड होते हैं, पूरे के पूरे पानी में ही डूबे हुए होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कुछ हिस्सा जैसे कि रूट्स और स्टेम जो है वो पानी के अंदर होता है और बाकी का हिस्सा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेम है, ये फ्लावर्स लगे हैं, ये हिस्सा पानी के ऊपर होता है। इनको हम बोलते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड। और ये हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड और ये हैं फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। ये देखिए, ये हैं फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं। और ये हैं पार्टली सबमर्ज्ड, कुछ हिस्सा इनका पानी के नीचे है और कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है। एग्जाम्पल हो गया लोटस एंड वाटर लिली। और ये हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड हैं। अब बात करते हैं इनमें प्रेजेंट स्पेशल फीचर्स की। अब देखिए, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो काफी स्मॉल एंड शॉर्ट होती है, क्योंकि उनका मेन फंक्शन है टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस।
वैसे तो जो नॉर्मली प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं उनकी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं। वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में। लेकिन आप देखिए एक्वेटिक प्लांट्स तो खुद ही पानी में हैं, तो सिर्फ उनकी रूट्स ये काम नहीं करती, उनकी स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस ये सारी जो है वो वाटर और मिनरल्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती हैं वाटर से। ओके, तो इस वजह से इनकी रूट्स जो है उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता, इसलिए वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और उनका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि वो प्लांट को होल्ड करके रख सके। सो एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट डिपेंड on their roots for absorption of water and minerals. वो अपनी roots पे depend नहीं करते for absorption of water and minerals. Water and minerals can be absorbed directly from the surface of leaves, branches and stem. Okay? तो leaves, branches और stem जो है वो directly water and minerals को absorb कर सकती हैं। इसीलिए aquatic plants की roots जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत short होती हैं और उनका main function है to hold the plant in place. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वेटिक प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो काफी लॉन्ग होती है, हॉलो होती है एंड लाइट होती है। ये देखिए यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स की जो स्टेम है वो लॉन्ग है, हॉलो है यानी अंदर से खाली होती है और काफी लाइट वेट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो ये इजीली बेंड कर सकते हैं। जब पानी का बहाव होगा, पानी का जो फ्लो होगा उसमें ये डैमेज नहीं होते और ये आसानी से उसमें सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि आसानी से ये बेंड कर सकते हैं। अब अगर इनकी स्टेम बहुत हार्ड होती तो जैसे ही पानी का ज्यादा फ्लो आता तो स्टेम उसके साथ टूट जाती। अब क्योंकि ये बेंड कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो ये पानी के फ्लो के साथ साथ ही बेंड कर जाती हैं, तो ये टूटती नहीं है और पानी में सरवाइव कर पाती हैं। ओके, तो हमने क्या कहा कि इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती है, हॉलो होती हैं और बहुत ही लाइट होती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। हमने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पूरी की पूरी तरह पानी में सबमर्ज्ड होते हैं। All parts of such plants grow underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. They can bend in the flowing water. अब देखिए जो प्लांट्स पूरी तरह से सबमर्ज्ड है उनको भी वाटर करंट्स को झेलना है, इसलिए उनकी लीव्स भी ऐसी होती है, बहुत ही नैरो, बहुत ही थिन, ऐसे रिबन लाइक, जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रही है, पतली पतली सी और एकदम। और ये इससे भी यही होता है कि ये पानी में आसानी से बेंड हो जाती हैं, पानी के फ्लो में आसानी से बेंड हो जाती हैं और टूटती नहीं है। इनफैक्ट कुछ प्लांट्स की लीव्स हाईली डिवाइडेड होती हैं, तो पानी जो है आसानी से उनके थ्रू, उनके बीच में से फ्लो कर सकता है, तो प्लांट्स को डैमेज नहीं होता। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज जैसे ही तेज फ्लो में पानी चलता, तेज स्पीड में पानी चलता, तो प्लांट्स जो हैं वो टूटकर गिर जाते, मर जाते, राइट। लेकिन इनकी हाईली डिवाइडेड लीव्स होती हैं, नैरो लीव्स होती हैं, स्टेम भी है जो वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है, इसकी वजह से ये पानी में आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था कि इनकी रूट्स जो हैं वो काफी शॉर्ट एंड स्मॉल होती हैं, क्योंकि पानी और मिनरल्स जो हैं वो लीव्स, ब्रांचेस और स्टेम ये सब डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हैबिटेट के बारे में हमने बात कर ली, टाइप्स ऑफ हैबिटेट देख लिए, ये देख लिया कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स है, क्या अडेप्टेशंस है। हमारा चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की जो हमारे अराउंड हैं, और देखते हैं कि इन लिविंग थिंग्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो इन्हें सेपरेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। So, can you think of a place where there are no living organisms? क्या आप ऐसी कोई जगह सोच सकते हैं जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ही ना हो? Probably not. Living organisms are present everywhere. हर जगह आपको मिलेंगे variety of living organisms. इनफैक्ट आप देख सकते हैं आपके घर के अंदर भी कितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एक तो आप खुद हैं, उसके अलावा एंट्स हो गई, स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, लिजर्ड्स, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं आपको आपके घर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, राइट। डू यू नो पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज।
जब ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनोज आते हैं, तो उसकी ओपनिंग पर भी लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। वहां का टेम्परेचर कितना हाई होता है तब भी वहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर पाते हैं, कोई ना कोई लिविंग क्रिएचर प्रेजेंट होता है। इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, राइट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अगर हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, इसलिए हम उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। आप देख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो ग्रासेस खाते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोर्स एनिमल्स भी कहते हैं। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिन्हें हम कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं, राइट। सो वो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड, जैसे कि फंजाई। अब फंजाई क्या खाती है? फंजाई जो है वो डेड डिकेइंग मैटर खाती है, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। मान लीजिए प्लांट की लीव्स गिर गई, प्लांट मर गया, प्लांट की स्टेम है, तो जब वो डेड हो जाएगी और डिके करने लग जाएगी, उनको खाते हैं फंजाई, और इसीलिए हम फंजाई को कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ओके, ये है फंजाई। Now food gives organisms the energy to grow and carry out various life processes. फूड से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उसे कर पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, राइट। आपकी कार, बस, स्कूटर, टेबल, चेयर, बेड, इन सबको खाना थोड़ी ना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि उन्हें खाना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन साइज इज कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। आपने देखा एक छोटा सा बेबी जब बॉर्न होता है, धीरे धीरे एडल्ट बन जाता है एंड इवेंचुअली ओल्ड भी हो जाता है, राइट। वैसे ही आप प्लांट की सीड को जब ग्रो करते हैं, एक छोटी सी सीड को ग्रो करते हैं, देखते ही देखते वो कितना बड़ा प्लांट बन जाता है, राइट। इंक्रीज इन साइज। ऐसे ही एनिमल्स में भी आप देखते हैं छोटे छोटे एनिमल्स जो नए न्यूबॉर्न एनिमल्स होते हैं वो बड़े होके अडल्ट एनिमल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पपीज अडल्ट डॉग बन जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे शो इंक्रीज इन साइज, दे शो ग्रोथ, राइट। ओके, moving forward, third important characteristics is all living things respire. सारे living organisms जो हैं वो respiration करते हैं। अब respiration क्या होता है? देखिए, respiration और breathing जो है वो दो अलग अलग processes है। बहुत लोग confuse कर जाते हैं। breathing तो हुआ सांस लेना, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं, राइट। लेकिन रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपने जो खाना खाया है, आप जो फूड खाते हैं, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करती है, आपके खाने का ब्रेक डाउन करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विद द रिजर्व्ड फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का इनटेक होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। वी इनटेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज जरूरी है उसके लिए, पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे अलग अलग तरह के मैकेनिज्म है इस गैसेस एक्सचेंज के लिए। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम जो है ह्यूमन बींग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर,
थ्रू देयर नोज बाय ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। हम ऑक्सीजन जो है एयर से लेते हैं थ्रू आवर नोज एंड माउथ एंड बाय ब्रीदिंग प्रोसेस। अगर अर्थवॉर्म्स की बात करें, केचुए की बात करें, तो दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अगर फिशेस की बात करें तो हमने पढ़ा था फिशेस हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट। इसी तरह से प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमें पता है छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं उनकी लीव्स पर, जिसकी वजह से वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो कर पाती हैं, ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन नहीं होती है, राइट। अब रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज की जरूरत है और गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं नोज के थ्रू, अर्थवॉर्म्स जो हैं वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फिशेस जो हैं वो गिल्स को यूज करती हैं फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा की मदद से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ओके, अब देखिए, इमेजिन करिए गलती से आपने किसी गरम गरम हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया, या फिर आपका पैर जो है किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर पड़ गया। आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली अपना हाथ या अपना पैर जो है उस जगह से हटा लेंगे, राइट। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप अपने आप को हटा लेंगे उस जगह से। सो ये जो चेंजेस हैं हमारी सराउंडिंग में दैट मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड एज स्टिमुलाई। जैसे कि लाइट हो गया, हीट, स्मेल, टेस्ट, टच। अब यहाँ जब आपने गरम गरम चीज को छुआ तो आपको गरम लगा, राइट, हीट लगी, तो आपने क्या किया? अपने हाथ को हटा लिया। तो वो जो हीट है वो हुई स्टिमुलाई, और जो आपने एक्शन लिया वो हुआ आपका रिस्पॉन्स। So changes in our surrounding that makes us respond to them are called as stimuli. और जो living things हैं वो stimuli को respond करते हैं। जैसे कि आप किसी बर्ड के नजदीक जाइए, वो फ्लाई अवे कर जाएगा, वो डरेगा और वो फ्लाई अवे कर जाएगा। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? दूर चला जाएगा आपसे, ठीक है। जब भी आप एनिमल्स को खाना देते हैं, आपने देखा होगा वो सडनली जो है खाना देखते ही, उसकी स्मेल लेते ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड। अगर आप एनिमल्स की तरफ को लाइट फ्लैश करेंगे तो वो दूर की तरफ को जाएंगे, ये उनका रिस्पॉन्स है लाइट के रिस्पॉन्स में, राइट। अब कॉकरोचेस अगर आपके घर में हैं, कहीं छुपे हुए हैं, और अचानक से आपने लाइट ऑन कर दी, तो आप देखेंगे कॉकरोच जो है वो ऐसी जगह को जाने लगेगा जहां लाइट नहीं हो, डार्कनेस की तरफ जाने लगेगा। तो दिस इज हाउ कॉकरोच जो है रिस्पॉन्ड करता है टू लाइट। ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट में ही ब्लूम करते हैं, मतलब सिर्फ रात में ही खिलेंगे, वो डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिन में खिलते हैं, जैसे ही रात होती है वो बंद हो जाते हैं। दिस इज हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट। नाउ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने टच मी नॉट के बारे में सुना होगा, जिसको अगर आप छू दो तो वो एकदम से क्लोज हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। दिस इज टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही आप इसको टच करेंगे उसकी लीव्स जो है वो ऐसे क्लोज होने लग जाती है। दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू टच। ओके, इसी तरह से अगर किसी प्लांट को आप ऐसी जगह रख दे, फॉर एग्जाम्पल विंडो पे रख दीजिए जहां सिर्फ एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है और बाकी जगह से नहीं आ रही है, तो आप देखेंगे वो प्लांट जो है वो उस लाइट की डायरेक्शन में ऐसे बेंड कर जाएगा, वो लाइट को की तरफ को बेंड कर जाएगा, लाइट की तरफ को झुक जाएगा। तो इसे हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, जब प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की तरफ, जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है उसकी तरफ को बेंड कर जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, राइट। वो नहीं रिस्पॉन्स करेंगे स्मेल की वजह से, टेस्ट की वजह से, टच की वजह से, लाइट, हीट, किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। अब आप सबको पता है हम अपने सर्वाइवल के लिए खाना खाते हैं। जब हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। So all living organisms excrete, they get rid of the wastage in their body, ठीक है। Human beings, animals excrete and remove the undigested food from the body. अब अगर हम plants की बात करें
तो प्लांट्स कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, देखते हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, उसको प्लांट्स रिमूव करते हैं थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है उसको प्लांट्स एलिमिनेट करते हैं ट्रांसपीरेशन की मदद से। हमें पता है कि प्लांट की लीव्स जो है वो ट्रांसपीरेशन करती हैं और एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती हैं। Third important point, some plants store the waste products within their body parts in a way that do not harm the plant as a whole. कुछ ऐसे plants भी हैं जो waste product को अपनी body में ही store कर देते हैं और इस तरह से store करेंगे कि उसे plant को कोई नुकसान नहीं होता। और कुछ plants waste product को निकालने के लिए इस तरह से secretion secrete करते हैं, जैसे gum, resin, latex आपने देखा होगा। इस तरह से अपने waste products को प्लांट्स जो है वो बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं अपनी बॉडी से। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ अ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज, राइट। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स भी, जैसे कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, काउ हो गई, ये सब भी अपने बेबीज को डायरेक्टली जन्म देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें या हेन की बात करें या फिर स्नेक्स, टर्टल, फ्रॉग्स, इनकी बात करें, तो वो क्या करते हैं, वो एग्स देते हैं, राइट। वो अंडे देते हैं और उसमें से निकलते हैं उनके छोटे बेबीज, उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनके यंग वंस। उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से, यानी आप सीड लगाएंगे और पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा, जैसे कि वीट, राइस, मेज, पल्सेस, टोमेटो, इन सब चीजों की आप सीड लगाते हैं सॉइल में और आपका प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, यानी सीड से आप रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट को। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको आप सीड से रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि पोटैटो हो गया। पोटैटो जो है उसका पूरा का पूरा ट्यूबर आप यहाँ लगा दीजिए, उससे प्लांट ग्रो करता है, राइट। इसी तरह से कुछ प्लांट्स हैं जो कटिंग से ग्रो करते हैं, जैसे कि रोज की आप स्टेम की इस तरह से कटिंग लेंगे और उसको सॉइल में लगा देंगे तो रोज का प्लांट ग्रो कर जाता है, राइट। So some plants reproduce through paths other than seeds, जैसे कि पोटैटो जो है वो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करता है, कटिंग्स जो रोज जो है वो कटिंग से रिप्रोड्यूस करता है, और कुछ प्लांट्स जो है वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। वी कैन ऑल्सो मूव आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब देखिए, अलग अलग तरह से हम सब मूवमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स वॉक करते हैं, रन करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, डॉग्स भी वॉक करते हैं, स्नेक जो है स्लिदर करता है, फिशेस जो है वो स्विम करती है। हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं, राइट। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो एक ही जगह पर रहते हैं बिकॉज वो सॉइल में लगे हुए हैं, राइट। सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन various substances like water, minerals and the food which is synthesized by them move from one part of the plant to the other. कहने का मतलब ये कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, राइट। और हमने ये भी पता है कि वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। तो वाटर और मिनरल्स जो है वो पूरी प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है वो भी लीव्स बनाती हैं, लेकिन पूरे प्लांट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते, लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, मिनरल्स और फूड जो है वो प्लांट के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते रहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स ऑल्सो, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट्स बाय ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए, प्लांट्स इस तरह की मूवमेंट शो करता है।
फूल जो है वो खिलते हैं, बंद होते हैं, प्लांट्स जो हैं वो लाइट की तरफ को बेंड करते हैं, हमने कहा था फोटोट्रॉपिज्म, राइट। तो ये भी मूवमेंट हुई। उसी तरह से टच मी नॉट के बारे में हमने बात की थी कि टच मी नॉट की लीव्स को अगर आप टच कर दो तो वो जो है फोल्ड हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स जो हैं प्लांट्स शो करते हैं। तो वी कैन से कि ऑल लिविंग थिंग्स मूव। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स का है वो है कि लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और अल्टीमेटली जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई कर जाता है, मर जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। लाइफ स्पैन होता है कि एवरेज जो है वो कितने साल तक जीता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन है 60 to 70 ईयर्स। एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट 70 to 80 ईयर्स तक जीता है। टॉर्टोइस की बात करें तो 120 to 150 ईयर्स। बटरफ्लाई की बात करें तो ओनली 1 to 2 वीक्स तक बटरफ्लाई जिंदा रहती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एनुअल प्लांट्स जो होते हैं दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन। एक ही सीजन में उनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल हो गए राइस, व्हीट। कुछ बाइनियल प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन। 2 सीजन में उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। और जो पेरिनियल प्लांट होते हैं दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 सीजन। यानी कि जो भी प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल मोर देन 2 सीजन्स में कंप्लीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल ले बनियन ट्री का तो बनियन ट्री जो है 200 से 300 साल तक जी सकता है। जो पीपल का ट्री होता है कहीं कहीं कुछ जगहों पर इट हैज बीन रिपोर्टेड कि कोई कोई पीपल के ट्री मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड भी हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग है, राइट, डिफरेंट है। लेकिन अल्टीमेटली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई हो जाता है, राइट। इट डाइज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट फाइनली डाइज। ओके, तो ये थे 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्या कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं जो लिविंग थिंग्स के होते हैं? जी हाँ, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपकी कार, बाइसिकल, स्कूटर, ट्रक, ये सब, इनफैक्ट आपकी घड़ी, क्लॉक, वाटर, ये सब भी मूव करते हैं। हमने तो पढ़ा था ऑल लिविंग थिंग्स मूव, राइट। मून मूव करता है स्काई में, क्लाउड जो है वो ग्रो करता है साइज में। तो क्या हम ये कहें कि ये सारी चीजें भी लिविंग थिंग्स हैं? अब अगर ऐसा सवाल आए तो आप इस तरह से सोचिए कि क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं जो एक लिविंग थिंग के होते हैं? जैसे कि क्या इनको खाना चाहिए खाने के लिए? क्या ये एक्सक्रीट करते हैं? क्या इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है? नहीं ना। तो जनरली जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो एक लिविंग थिंग होगी, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और जो एक नॉन लिविंग थिंग है वो हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो कर जाए लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगी। ओके, तो हम ये समझ गए कि भाई ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो हमने अभी डिस्कस किए। लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग जो है वो कुछ कैरेक्टर, इट मे शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ कैरेक्टर शो कर सकती है लेकिन सारे नहीं। अब देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट भी हमेशा ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पल्स सीड को लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मूंग की दाल ले लीजिए। आपने देखा होगा मूंग के जो सीड्स हैं इस तरह से पैकेट्स में पड़े हुए महीनों तक आपके घर में रह जाते हैं, आपकी शॉप्स में रह जाते हैं। क्या लगता है आपको इस टाइम इन्हें खाने की जरूरत है? डू दे नीड फूड? क्या वो एक्सक्रीट करते हैं? क्या वो ग्रो करते हैं? क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं इतने महीनों तक जब वो शॉप्स में पड़े हैं? नहीं ना। लेकिन अगर आप इसी मूंग सीड को सॉइल में प्लांट कर दें तो आपको पता है ये स्प्राउट कर जाती है और पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है, राइट। तो अब आप क्या कहेंगे? इट्स डिफिकल्ट, राइट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिसाइडिंग इट कि लिविंग है या नॉन लिविंग है कोई पर्टिकुलर थिंग कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है हमारे प्लैनेट पर, इतना कुछ है
इतने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डिसाइडिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज रियली डिफिकल्ट समटाइम्स, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होगा। मेजॉरिटी केसेस में लिविंग थिंग्स वही कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे जो आपको मैंने अभी पढ़ाए, और नॉन लिविंग थिंग्स में एक आधा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, लेकिन वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। और हम ये कंक्लूड भी कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे प्लैनेट पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, राइट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। आई रियली होप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या है जो समझ में नहीं आया। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वो भी लिख कर बताइए। पढ़ते रहिए एंड डू सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। यार सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।